तो अभी तक हमने देखा कि कैसे प्राइस मूव करता है। अब जब आप एक स्टॉक को ट्रेड करते हैं, बेसिकली खरीदते या बेचते हैं, तब उसमें क्या क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमने पिछले एग्जांपल में 200 शेयर्स आपने लिए इन्फोसिस के एट 3030 और आप उसको एक साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले आप, जैसे हमने बात करी थी कि ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाके अपना ऑर्डर डालेंगे कि भाई मुझे 200 शेयर चाहिए 3000 रुपए के, 3030 रुपए के प्राइस पे, और ये मेरा जो ब्रोकर टर्मिनल है उसमें मैंने जाके ऑर्डर डाल दिया। यहाँ पे तीन चीजें मेन हो गई कि आप किस ट्रेडिंग अकाउंट से अपना ऑर्डर डाल रहे हैं, प्राइस कौन सा आप जिस पे आप खरीदना या बेचना चाहते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 1 शेयर, 10 शेयर, 200 शेयर कितना खरीदने जाते हैं। ब्रोकर जो है ये सेम इंफॉर्मेशन अपने जो भी एक्सचेंज है उस पे जाके दे देगा, बट उससे पहले ये इंश्योर करेगा कि अगर आप खरीदना चाहते हैं, बेसिकली अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं इन्फोसिस के 3000 के प्राइस पे, तो आपके अकाउंट में 30,000 रुपए होने चाहिए। अगर 30,000 रुपए नहीं होंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर होंगे तो फिर ये जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वहीं एक्सचेंज पे उसको कोई सेलर मिल जाएगा जिसको वो एंटायर जितने भी आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं उतने वहां से मिल सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर 200 शेयर लेने हैं तो 200 के 200 एक ही बंदे को से लेने पड़ेंगे। हो सकता है एक आप किसी और से लो और 199 किसी और से ले, और इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन 10, 20, 50, जब तक लेकिन आपका एग्जीक्यूट नहीं हो जाता पूरा ऑर्डर उस प्राइस पे जिस पे आप चाहते हैं, तब तक वो ऑर्डर ओपन रहेगा। और मोस्टली ये बड़ी कंपनीज में तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, बिकॉज इतनी लिक्विडिटी, यानी कि बहुत ज्यादा बायर और सेलर मार्केट में रहते हैं। अब जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके जो शेयर्स हैं वो 2 दिन बाद आपके जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर आ जाएंगे, जो हमने बात करी थी कि आपका एक जैसे डीमैट अकाउंट भी खुलता है, और इलेक्ट्रॉनिकली आएंगे। ये नहीं कि आपको फिजिकल सेटलमेंट होगी, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आपके अकाउंट में आके जमा हो जाएंगे। अब जब आप स्टॉक को ओन कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर आप 200 शेयर उस टाइम पे ओन करते हैं इन्फोसिस के, उस टाइम यानी कि जब ये जिस एग्जांपल की बात हो रही है जब शेयर प्राइस 3000 था, तो आप इन्फोसिस के 0.00035% ओनरशिप आपकी हो जाती इन्फोसिस कंपनी में। मतलब इस परसेंटेज के मुताबिक आप इतने पार्ट ओनर इन्फोसिस, आप इन्फोसिस के मालिक बन जाते। इस तरह से होता है बेसिकली। इसका मतलब ये नहीं आप एक शेयर भी लेंगे तब भी उतने परसेंटेज, जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, यानी कि मार्केट में जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं खरीदने बेचने के लिए, उसके कितना परसेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में, उतनी ओनरशिप आपकी मानी जाएगी। और अब उससे रिलेटेड अगर मान लो कंपनी डिविडेंड देती है, यानी कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देती है, या स्टॉक का स्प्लिट होता है, और ये सब हम डिटेल में जानेंगे ये क्या है, इंडिविजुअल टर्म, बोनस, वोटिंग राइट वगैरह। मतलब वोटिंग राइट से यहाँ पे मतलब है कि आप उतने परसेंटेज के डिसीजन में अपना वोट भी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनीज में हमेशा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग होती है, उसमें जो की डिसीजंस है उस पर आपको वोट भी करना होता है कि क्या में ये चीज होनी चाहिए हमारी कंपनी में या नहीं होनी चाहिए। तो उसी प्रोपोर्शनेट वे में आपके जो है वोटिंग राइट्स भी आ जाते हैं। अब होल्डिंग पीरियड से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम शायद 1 साल के लिए होल्ड करेंगे, तो होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 साल ही हो, 1 मिनट भी हो सकता है, 30 सेकंड भी हो सकता है, और फॉरएवर भी हो सकता है। जो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे हैं उनका यही कहना है कि होल्डिंग पीरियड उनका बेस्ट जो है वो फॉरएवर, मतलब वो ऐसी कंपनी खरीदते हैं जो हमेशा ग्रो करती रहे और उनको कभी बेचने की जरूरत ही ना पड़े। तो फॉरएवर भी एक वेटिंग होल्डिंग पीरियड हो सकता है, या फिर 5 मिनट भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमें 3000 से 3016 हो गया, 16 रुपए बन गए मेरे, मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं बेच के निकल गया। तो होल्डिंग पीरियड डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं उसके ऊपर, कि आपको लंबे समय के लिए रखना है या शॉर्ट समय के लिए। अब यहां तक हमने समझा कि कैसे स्टॉक बाई करते हैं, कैसे स्टॉक का प्राइस मूव करता है, क्या होता है स्टॉक बाई करने के बाद, कैसे आपके अकाउंट में आता है, और क्या उसका होल्डिंग पीरियड हो सकता है। अब मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पे क्या है कि हम स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न्स कमाने के लिए, यानी कि अपने कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया उसमें एप्रिसिएशन के लिए।
तो उस एप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिटर्न्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। तो पहला तो तरीका सिंपल है, एब्सोल्यूट रिटर्न, जो यहां पे बताया गया है कि फॉर्मूला क्या है, एंडिंग पीरियड वैल्यू, यानी कि जब आप उसको बेचना चाह रहे हैं तब उसकी क्या वैल्यू है, और स्टार्टिंग पीरियड वैल्यू, यानी कि जब आपने खरीदा था तब उसकी क्या वैल्यू थी, -1 इंटू 100। तो जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल लें कि 3550 पे आपने बेचा, 3030 की आपकी खरीद थी, तो यहां पे आपका 17.16% रिटर्न बना उस पर्टिकुलर इंफोसिस के स्टॉक पे, और इनटू जो भी बेसिकली जो आपने एक स्टॉक पे ये रिटर्न कमाया, और जितने भी आपके स्टॉक थे उसी हिसाब से जो आपका क्वांटम ऑफ रिटर्न बढ़ सकता है, यानी कि जो वैल्यू है रिटर्न्स की वो बढ़ सकती है। मान लीजिए एक शेयर पे अगर आपको 500 रुपए कमे तो 10 शेयर पे 5000 कमाएंगे, लेकिन परसेंटेज जो रिटर्न है वो 17.16 ही रहेगा जैसे इस एग्जाम्पल में, और 17.6 एक अच्छा रिटर्न है। लेकिन इस एब्सोल्यूट रिटर्न में एक कमी है, वो कमी ये है कि आपको ये समझ नहीं आता कि सालाना मैं कितने रिटर्न्स कमा रहा हूं। जैसे हमने देखा है कि एफडी में 5 से 6 7% का रिटर्न आता है, और स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं 12-13%। तो क्या ये 17.6% सही है? नहीं, क्योंकि यहां पे हमें इसमें होल्डिंग पीरियड तो हमने बताया नहीं ना इसको कि होल्डिंग पीरियड कितना था। अब मान लो ये जो 17.16 जो परसेंटेज रिटर्न है वो 10 साल में आए होते तो फिर ये तो बहुत ही बेकार रिटर्न हो जाते। और ऐसा नहीं कि आप 17.6 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो आपको सालाना रिटर्न आ जाती, ऐसे नहीं आती। उसके लिए हमें जरूरत होती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की रिटर्न की, मतलब CAGR रिटर्न जो आपने सुना होगा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसका फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स -1। इसको अगर आप एक्सेल में डालेंगे, बहुत ही आसान है, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा। बट इस केस में क्या होगा, 3550 डिवाइडेड बाय 3030 की पावर 1/2, यानी कि 2 जो है यहां पे होल्डिंग है। 2 साल में आपके इतने रिटर्न्स आए हैं। तो इससे हमें निकल के आया कि भैया सालाना आपके सिर्फ 8.2% आए हैं। और जो हमने यहां पे देख रहे थे कि 17.6, नहीं, ये नहीं है। एक्चुअली में आपके जो सालाना रिटर्न जो है 8.2% है। अब 8.2% जो है हालांकि एफडी से ज्यादा है, बट ओवरऑल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 10-12% का रिटर्न, वो नहीं है। तो ये चीज यहां पे ऐसे निकाली जाती है CAGR की मदद से। अब लास्टली इसमें हम एक चीज समझ सकते हैं कि आप कहां पे यहां पे फिट करते हैं। अब 2 तरीके के लोग होते हैं मार्केट में, एक होते हैं ट्रेडर और एक होते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडर जनरली शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखते हैं, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखते हैं। और इनमें भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली डे ट्रेडर होते हैं कुछ लोग, जो आज खरीदा आज ही बेच दिया, यानी कि, और या सुबह बेचा शाम को खरीद लिया, तो जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है, या जो डिफरेंस लॉस भी हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर भी उनको बोलते हैं। मान लीजिए आपने जैसे 100 शेयर खरीदे TCS के 2212 के प्राइस पे 9-9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, और 3:20 पे आपने 2220 पे आपने बेच दिए, और आपके 800 रुपए का इस ट्रेड पे प्रॉफिट हो गया और आप सेटिस्फाइड हैं। डे ट्रेडर 5 से 6 स्टॉक दिन में ट्रेड कर लेते हैं, वो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, वो आपके ऊपर है। दूसरे तरीके के ट्रेडर होते हैं स्कैल्पर। स्कैल्पर क्या करते हैं, वो बड़ी क्वांटिटी में बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मान लीजिए 10,000 शेयर खरीदेंगे TCS के 2212 पे 9:15 बजे, और 2212.10 यानी कि 10 पैसे ही बढ़ा और 9:16 पे बेच देंगे। क्योंकि क्वांटिटी इतनी बड़ी है, 10,000 क्वांटिटी, तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है कि 10 पैसे से ऊपर गया तो 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर 10 पैसे से नीचे भी चला जाता तो 1000 का लॉस भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हाई स्ट्रेस टाइप की ट्रेडिंग है, जिसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, इसीलिए स्कैल्पर बोलते हैं इनको, स्कैल्प कर रहे हैं रिटर्न। और तीसरे टाइप के ट्रेडर होते हैं स्विंग ट्रेडर। वो थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं अपनी ट्रेड पे। मान लीजिए 100 शेयर TCS के खरीदे, वही सेम एग्जांपल 12 जून को, और 2214 के बेच दिए 19 जून को। अब कुछ बड़े जो ट्रेडर्स रहे हैं मार्केट में, वो
स्विंग ट्रेडर ही थे। इनफैक्ट अपने जो लेट राकेश झुंझुनवाला थे वो भी शुरुआत में उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग से ही करी थी। अब ट्रेडिंग से एक्चुअली में पैसा वेल्थ बनाना वो बड़ा मुश्किल है। इनकम थोड़ी बहुत आप साइड में कर सकते हैं, और आपको 9 to 5 की अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ में ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज आपको, जैसे हम देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ता है। डे ट्रेडर और स्कैल्पर है तो बिल्कुल, और स्विंग ट्रेडर में भी आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है। लेकिन उसके दूसरी साइड है इन्वेस्टर, जो बेसिकली एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ये सोच के नहीं, उसके प्राइस को देख के नहीं कि आज 2000 का है, कल को मैं 2021 पे इसको बेच दूंगा, 21 रुपए प्रॉफिट कमा लूंगा, ऐसे नहीं। वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। और उसमें भी दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर। बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि आज के टाइम पे कौन सी कंपनी काफी तेजी से अगले 5-10 सालों में ग्रो कर सकती है। जैसे कि अगर हम 90s की बात करें तो उस टाइम पे अगर आप हिंदुस्तान लीवर, इन्फोसिस, जिलेट, जो उस टाइम पे बहुत कम प्राइस था, इनका शुरुआत ही करी थी, लिबरलाइजेशन हुई थी 91 में। उसके बाद जब नई नई कंपनीज आने लग गई और तेजी से ये आईटी वगैरह शुरू होने लग गया था, तो उस टाइम पे ये ग्रोथ कंपनीज थी। और उस टाइम पे अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते तो आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर होते। बेसिकली आपको फ्यूचर का थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ता है कि भाई आगे चल के ये आईटी कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है, तो आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर कहलाते हैं। और दूसरी जगह आप हो सकते हैं एक वैल्यू इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टर से क्या मतलब है? बेसिकली जैसे अब आपने देखा कोविड क्रैश जब हुआ था मार्च 2020 का, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी गिर के बहुत ही कम दामों पे मौजूद थी, और एक्चुअली में फंडामेंटल में ज्यादा चेंज नहीं हुआ था कंपनी के। इसको हम आगे और डिटेल में भी जानेंगे क्या होते हैं फंडामेंटल, टेक्निकल। लेकिन आपको ये आइडिया तो था कि कल एक कंपनी जो है जो 2000 रुपए पे ट्रेड करी थी, अचानक से 1000 रुपए पे आ गई, कुछ तो इसमें वैल्यू बढ़ गई, मतलब मेरे को 1000 रुपए में ज्यादा वैल्यू मिल रही है। जैसे अगर आप सेल में जाके कपड़े खरीदते हैं, सेम कपड़ा जो आज आपको 2000 का मिल रहा है 50% ऑफ पे 1000 रुपए का मिल रहा है सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप 1000 में खरीदते हो, आपको वैल्यू ज्यादा मिल जाती है। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपको बोला जाता है। तो यहाँ पे जब किसी इवेंट या न्यूज की वजह से टेम्पररी जब लगता है कि मार्केट में प्राइस बहुत कम वैल्यू पे मिल रहा है, जितनी उस कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए उससे बहुत ही कम प्राइस पे अगर आपको मिल रहा है और ऐसे शेयर्स को आप खरीदते हैं, तो आप वैल्यू इन्वेस्टर कहलाते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जो आप देखेंगे, चार्ली मंगर, पीटर लिंच, बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बुफे और मोनीश पब्रे, इंडियन है जो यूएस में खरीदते हैं मार्केट, वो सब एक ना कहीं कुछ ग्रोथ और कुछ वैल्यू इन्वेस्टर अपने हिसाब से रहे हैं। तो बेसिकली आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडर बनना है या फिर इन्वेस्टर बनना है, और इन्वेस्टर में भी किस टाइप की कंपनी को बनना है, कि ग्रोथ इन्वेस्टर बनना है या वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, या मिक्स ऑफ बोथ, जो पर्सनली मैं भी यूज करता हूं। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने यहां पे समझा कि स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां पे ट्रेडर और इन्वेस्टर जाके अपने अपने बाई और सेल कर सकते हैं शेयर्स का। स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर इलेक्ट्रॉनिकली सारी ट्रेडिंग करते हैं। डिफरेंट ओपिनियन होती है मार्केट पे, तभी डिफरेंट प्राइसेस आपको नजर आते हैं मार्केट में, और उसी हिसाब से फ्लक्चुएशंस होती हैं। न्यूज और इवेंट्स की वजह से स्टॉक प्राइसेस के डेली मूवमेंट पे असर पड़ता है। डिमांड सप्लाई का सारा खेल है। ज्यादा डिमांड तो प्राइस अप, कम डिमांड तो प्राइस डाउन। तो व्हेन, और बाकी जो है कॉर्पोरेट प्रिविलेजेस आपको मिल जाती है, जैसे ही आप स्टॉक ओन करते हैं आप ओनर बन जाते हैं, पार्ट ओनर बन जाते हैं। और होल्डिंग पीरियड की जैसे हमने बात करी थी, वो कितना भी हो सकता है, 1 मिनट से लेके 10 साल। और रिटर्न्स क्या हमने यहां पे समझा कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपको 1 साल से कम के अंदर ठीक है, लेकिन 1 साल के ऊपर होते ही आपको CAGR रिटर्न का फॉर्मूला यूज करना चाहिए मल्टीपल ईयर्स के ऊपर अपनी रिटर्न देखने के लिए। और लास्टली ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और होल्डिंग पीरियड के वजह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और उनको जो डिफरेंस होता है उस वजह से या तो वो ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर कहलाते हैं। और इनके भी फर्दर हमने सब डिविजन देखे। तो बेसिकली ये था इस चैप्टर में। चैप्टर 6 पे हम आ गए हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स, यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स जो बोलते रहते हैं लोग, वो क्या होते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं, कोर्स अच्छा लग रहा है, तो जरूर
लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को दूसरों के साथ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।